हेलो मूवी लवर, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज की मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही धमाकेदार मूवी देखने के लिए। आज मैं मलयालम सिनेमा की एक दमदार मूवी को लेकर आया हूँ जो हाल ही में रिलीज हुई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आइडेंटिटी मूवी के बारे में। तो चलिए बिना समय गवाए इस मूवी की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम लोग एक छोटे बच्चे हरण को देख पाते हैं। फिलहाल ये बच्चा डॉक्टर तिलकन के लाइब्रेरी में रखे सारे किताबों को अच्छे से साफ सफाई करके उन किताबों को उन्हीं के जगह पर रखता है। तभी डॉक्टर अनीता वहां पर आती है। वह हरण के काम को देखकर पूरी तरह हैरान होती है कि इतना छोटा बच्चा इन सारी किताबों को इतने अच्छे से कैसे सजा कर रख रहा है। डॉक्टर तिलकन कहता है कि हरण एक स्पेशल लड़का है, इसका IQ लेवल बहुत ज्यादा है। किताबों के अंदर किस बारे में लिखा गया है इसे तो मालूम नहीं, लेकिन उस किताब के कवर पर जो वाकया लिखा गया है, उस किताब की पेपर की क्वालिटी क्या है, इन सारी चीजों को ऑब्जर्व कर वह इन किताब को सीक्वेंस में रख रहा है। हरण अपने एज ग्रुप के बच्चों से बहुत इंटेलिजेंट है, मगर इसकी एक प्रॉब्लम है, हरण हर चीज में परफेक्शन चाहता है। स्मिता दीदी का लड़का है ये। स्मिता जब अपने हस्बैंड से डिवोर्स ली तो कोर्ट हरण की देखभाल करने की जिम्मेवारी उसके हस्बैंड को दे दी। मतलब कि हरण की कस्टडी उसके फादर के कंट्रोल में चली गई और हरण की बहन देविका की कस्टडी इसके मां के कंट्रोल में चली गई। हरण का फादर पुलिस में था, इसलिए वह हरण के साथ बहुत ही स्ट्रिक्टली बिहेव करता था। अब डिवोर्स लेने के बाद हरण की मां एक दूसरे शख्स से शादी की। अब इस शादी से हरण की मां को एक बेटी हुई जिसका नाम रखे नीरजा। कुछ सालों के बाद हरण के फादर इस दुनिया से चले गए तो हरण की जिम्मेवारी उसकी मां उठाने लगी। हरण की मां स्मिता एक बहुत ही प्रोफेशनल स्केच आर्टिस्ट हैं। इस वक्त हरण की मां बहुत ही ज्यादा बीमार रहने लगी हैं। वह पैरालाइज हो गई है और शायद कुछ दिनों के बाद हरण की मां भी इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है कुछ सालों के बाद, जहां पर हम लोग एमी नाम की एक लड़की को देख पाते हैं जो अपने दोस्तों के साथ एक मॉल में आती है शॉपिंग करने के लिए। एमी जब ट्रायल रूम में कपड़ा पहनकर चेक करने के लिए जाती है तो एमी इस रूम में एक फोन को देखती है। इस फोन में इस कमरे की सारी वाकया रिकॉर्ड हो रही होती हैं। एमी जल्दी से इस फोन को लेकर ट्रायल रूम से बाहर आती है और यहाँ के स्टाफ मेंबर्स को इस फोन के बारे में बताती है। अमर नाम का एक शख्स एमी को कहता है कि ये फोन वाला जो कोई भी होगा यही आसपास ही होगा। तभी एमी की नजर एक लड़के के ऊपर पड़ती है। कहती है कि यह लड़का बहुत ही देर से हम लोगों पर नजर रखा हुआ है। अमर इस लड़के के पास जाता है और इससे पूछता है कि क्या यह फोन तुम्हारा है। तो यह लड़का अमर के हाथ से फोन छीनकर यहाँ से भागने लगता है। अमर इसका पीछा करता है मगर इसे पकड़ नहीं पाता। यहाँ पर शॉक्ड कर देने वाली बात यह है कि अमर इस लड़के के पास जाकर उस फोन को लेता है। मतलब कि यह फोन वाला सारी वाकया अमर की ही रची हुई है। फोन लेने के बाद अमर इस फोन से एमी की सारी वीडियो को ले लेता है। एमी का फेसबुक अकाउंट चेक करने लगता है। इसके बाद अमर नकुल नाम के आदमी के पास कॉल करके इसे एमी का सोशल मीडिया अकाउंट हैक करने के लिए बोलता है। दरअसल नकुल अमर के साथ यह काम नहीं करना चाहता, लेकिन अमर नकुल को भी ब्लैकमेल कर रहा होता है। नकुल मजबूरी में अमर का काम करते रहता है। जब एमी यहाँ से जा रही होती है तो वह अमर इसके पास आकर इसकी ट्रायल रूम वाली वीडियो इसे दिखाता है। ब्लैकमेल करने लगता है, बदले में पैसे मांगने लगता है। एमी जल्दी से ATM में जाकर कुछ पैसे निकालकर अमर को देने लगती है। दरअसल ये सिर्फ एमी के साथ ही नहीं, बल्कि इससे पहले उसने कई सारी लड़कियों का वीडियो ऐसा ही बनाकर ब्लैकमेल कर चुका है। इसके बाद अमर वापस अपने प्लेस पर जाता है तो वहां पर पहले से ही एक शख्स मौजूद होता है। यहाँ पर इस शख्स और अमर के बीच तगड़ी फाइट होती है। अब काफी मार कुटाई के बाद यह शख्स अमर को मारकर इसके साथ इस जगह को भी जला देता है। कुछ दिनों के बाद हम लोग कुछ पुलिस वालों को देख पाते हैं जो इस केस का इन्वेस्टिगेशन करते रहते हैं। अब तक पुलिस को एक भी कुल्लू नहीं मिला होता कि अमर को किसने मारा, कौन कौन लोग उसके पीछे पड़े थे, या तो फिर वह अकेला ही था। इसी दौरान कर्नाटक का एक पुलिस ऑफिसर जाकूब दिनेश नाम के पुलिस ऑफिसर से मुलाकात करता है। जाकूब कहता है कि सर, मेरा किसी भी हाई प्रोफाइल केस में विक्टिम को प्रोटेक्ट करना मेरा काम है। ऐसे ही एक केस में मैं यहाँ पर आया हूँ। मुझे एक लड़की की प्रोटेक्शन करने को मिली है और उस लड़की की प्रोटेक्शन में मुझे आपकी मदद चाहिए। दिनेश भी मदद करने के लिए राजी होता है। तुम उस विक्टिम लड़की के साथ मेरे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो सकते हो, वो बहुत सेफ एरिया है और इसी अपार्टमेंट में हरण अपनी फैमिली के साथ रहता है, मतलब कि उसकी बड़ी बहन, छोटी बहन और डॉक्टर तिलकम। जाकूब उस विक्टिम के साथ साथ इस अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाता है। अपार्टमेंट में रह रहे लोग इसे जब पूछते हैं तो जाकूब रियल आइडेंटिटी को छुपाकर दूसरा नाम बताने लगता है। उस विक्टिम का नाम है अयन और जाकूब उसका भाई। अयन के साथ एक और औरत रहती है, यह भी एक पुलिस वाली होती है। अगले दिन अपार्टमेंट में रह रहे लोगों को मालूम पड़ता है कि हमारे अपार्टमेंट में चोर घुस आया, तो पुलिस वाले उस चोर का स्केच बनवाते हैं। एक बच्चे ने उस चोर को देखा था, उसकी ही मदद से स्केच बनाते हैं।
तभी हरण यहाँ आकर उस आर्टिस्ट की गलतियां पकड़ लेता है। मतलब कि यह आर्टिस्ट उस स्केच को अच्छे से नहीं बना रहा होता। तब हरण उस बच्चे से उस चोर की सारी डिटेल्स के बारे में पूछता है और खुद अच्छे से स्केच बनाता है। हरण उस चोर का हुलिया बहुत ही अच्छे से बनाता है तो मालूम पड़ता है यह चोर कोई और नहीं, अपार्टमेंट में प्लम्बर का काम कर रहा एक आदमी होता है। यहाँ पर जाकोब भी होता है। हरण की टैलेंट को देखकर वह इसे बहुत इंप्रेस होता है। उसी रात जाकोब हरण से पर्सनली मुलाकात करता है। इसे कहता है कि केस की सारी डिटेल्स तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन एक केस में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरे पास एक विटनेस है, उसने किसी हत्यारे को देखा। हमने स्केच आर्टिस्ट को बुलाकर उससे स्केच बनवाने की कोशिश की, लेकिन वह चेहरा मैच ही नहीं हुआ। अगर हरण तुम मेरी मदद करोगे तो केस में मुझे बहुत मदद मिलेगी। तो हरण इसके लिए राजी होता है। अगले दिन हरण अयन से मिलकर उस शख्स की बारीकी से एक एक डिटेल्स को पूछ पूछ कर स्केच को ड्रॉ करता है। स्केच बनाने के बाद अयन को दूसरे कमरे में भेजकर हरण जाकोब से कहता है कि अयन ने जो हुलिया बताया वो ढंग से नहीं है। जाकोब कहता है अयन ने तो सारी बारीकी, सारी डिटेल्स बहुत ही ध्यान से बताई। हरण जब वो स्केच जाकोब को दिखाता है तो यहाँ पर शॉक्ड कर देने वाली बात यह होती है कि वह स्केच किसी और का नहीं बल्कि खुद हरण का होता है। हरण कहता है कि इसमें ज्यादा हैरान होने वाली बात नहीं, काफी सारे केसेस में विटनेस घबराहट की वजह से बहुत सारी डिटेल्स को भूल जाते हैं। जो उनके आंखों के सामने दिख रहा होता है वही सारी चीज बताते रहते हैं। तुम ही खुद सोच कर देखो, अगर वह हत्यारा मैं होता तो अयन मुझे देखकर मुझे पहचान न लेती। स्केच बनवाने की क्या जरूरत, वह सीधा बोल सकती है कि यही हत्यारा है। फिलहाल अयन को रेस्ट लेने दीजिए, किसी और दिन अच्छे से ट्राई करेंगे। अगले दिन हरण, जाकोब, अयन तीनों उस जगह पर जाते हैं जहां पर अयन ने उस हत्यारे को देखा था। थोड़ी देर के बाद यहाँ तीनों इस जगह पर पहुंच जाते हैं और यह जगह कोई और नहीं वही जगह होता है जिसे हम लोगों ने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था, जहां पर एक अनजान शख्स अमर को जलाकर मार दिया। इसके बाद अयन उस शख्स का हुलिया बताती है तो हरण एक और स्केच ड्रॉ करता है। स्केच पूरी तरह से कंप्लीट होने के बाद वह स्केच अयन को दिखाने की जगह सीधा जाकोब को ले जाकर दिखाता है। हरण कहता है कि अगर मैं इस स्केच को अयन को दिखाऊंगा तो शायद कंफ्यूज हो सकती हैं। जाकोब कहता है कि मेरे देखने से क्या होगा, अयन को देखना ही पड़ेगा। कंफर्म करने के लिए दोनों जब अयन को यह स्केच दिखाते हैं तो अयन कहती है कि हाँ, मैंने उस रात इसी आदमी को देखा था। अयन की बातें सुनकर हरण की तो होश ही उड़ जाते हैं। उसी रात हरण आमिर अली नाम के शख्स के पास कॉल करके बताता है कि उस रात अयन ने मुझे ही देखा, लेकिन वो जाकोब को मेरे बारे में सच्चाई क्यों नहीं बता रही, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। अयन के बारे में थोड़ा और जानकारी निकालने के लिए हरण एक जैमर को तैयार करके अपने घर की बिल्ली के गले में बांधने पर वह बिल्ली अयन के घर की तरफ जाती है, जिस वजह से अयन के फोन में नेटवर्क नहीं होते। अब इसी मौके का फायदा उठाकर हरण अयन की घर में जाता है। हरण घर के अंदर जाने वाला होता है, तभी डॉक्टर तिलकंग अपनी बिल्ली को ढूंढते हुए हरण को देखता है। पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। हरण कहता है कि मैंने कुछ आवाज सुनी, इसी वजह से मैं यहाँ आया हूँ, लगता है कि कोई है। इस तरह से दोनों जब दरवाजा ओपन करते हैं तो दरवाजे पर अयन गन लेकर खड़ी होती है। उसी वक्त जाकोब भी यहाँ पहुंचता है। अयन को देखकर वह भी पूरी तरह हैरान होता है। ये अयन हरण और तिलकंग को पहचान ही नहीं पाती। अयन की हरकतों को देखकर डॉक्टर तिलकंग कहते हैं कि मैं तुम्हें पहले से ही देखते आ रहा हूँ, देर तक लोगों की शक्लें देखती रहती हो, लगता है तुम्हें बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। रजनीकांत की फोटो दिखाकर इसे पूछते हैं कि पहचानो ये कौन है, तो यहाँ अयन रजनीकांत को नहीं पहचान पाती। इसके बाद डॉक्टर तिलकन अयन को किसी अस्पताल पर ले जाकर इसकी बहुत सारे चेकअप वगैरह करवाने लगते हैं। रिपोर्ट्स आने पर जाकोब, हरण, अयन तीनों को बैठाकर अयन की बीमारी के बारे में बताने लगते हैं। अयन को बहुत ही रेयर किस्म की बीमारी है। इसे यह बीमारी या तो बचपन से होगी, नहीं तो कोई बड़ा हादसा देखने की वजह से। अयन किसी भी इंसान की चेहरे को पहचान नहीं पाती, मतलब कि अयन के नजरिए में सारे लोग एक जैसे हैं। उदाहरण के लिए समझो, अगर बहुत सारे काली बिल्ली हो, अगर उनमें मैं अपना काली बिल्ली उनके बीच रख दूं तो हम उस काली बिल्ली को नहीं पहचान पाएंगे। ठीक उसी तरह अयन की वही हालत है। यहाँ पर हैरानी की बात यह है कि अयन की बीमारी खुद अयन को ही नहीं मालूम। अयन लोगों की ड्रेसिंग स्टाइल को देखकर या तो लोगों के अंदर कुछ स्पेशल चीज को देखकर पहचान कर रही है। अपनी प्रॉब्लम के बारे में जानने के बाद अयन खुद हैरान रह जाती है और हरण को भी सारी बात अच्छे से समझ में आती है कि इसी वजह से अयन मेरा चेहरा पहचान नहीं पाई, उसके सामने होने की वजह से भी। पिछली बार हरण ने जानबूझकर दूसरे आदमी का चेहरा ड्रॉ किया तो उस स्केच को देखकर अयन उसे ही किलर समझ बैठी। यहाँ से सीन छोटी सी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर असल में अयन की असली नाम होती है अलीशा, जो एक न्यूज रिपोर्टर होती है। एक दिन नकुल अलीशा से मिला, अमर के सारे गलत काम के बारे में अलीशा को बताता है।
कुछ सबूत भी देता है कि किस तरह से अमर लड़कियों की वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करता है। उनसे सिर्फ पैसे ही नहीं, उनके साथ घिनौना गलत काम भी करता है। जब अलीशा इस इंफॉर्मेशन के बारे में अपने बॉस को बताती है तो इसकी बॉस कहती है कि अलीशा, इतना जानकारी काफी नहीं है, हमें और भी जानकारी चाहिए। इतनी जानकारी के साथ हम इस न्यूज को टेलीकास्ट नहीं कर सकते। इसके बाद अलीशा जाकोब के पास जाकर यह सारी इंफॉर्मेशन बताती है। जाकोब को असली नाम भी नहीं बताती, उसे बस यह कहती है कि एक अनजान आदमी ने मुझे यह सारी इंफॉर्मेशन दी। जाकोब सीक्रेट तरीके से इस केस का इन्वेस्टिगेशन करते रहता है। उसी रात अलीशा की बॉस अलीशा के पास कॉल करके कहती है कि चलो अलीशा, तुम्हारे पास जितनी जानकारी है उतनी जानकारी के साथ ही हम उस न्यूज को टेलीकास्ट करते हैं, लेकिन केस के रिलेटेड कोई और चीज हो तो न्यूज को टेलीकास्ट करने में हमें और आसानी होगी, जैसे कि उस कल्पिट का चेहरा, जगह, नाम। अलीशा के पास पहले से ही अमर का लोकेशन का एड्रेस होता है, वही जो नकुल ने दिया था। डिसाइड करती है कि मैं खुद वहां पर जाकर कुछ फोटोग्राफ शूट करूंगी। अलीशा जब उस जगह पर जाती है और कैमरा ऑन कर शूट करती, तभी वह वहां पर देखती है कि कोई एक अनजान शख्स अमर को मारकर उसके साथ इस सारे जगह को ही जला दिया। अब इस वाकया को देख अलीशा घबराहट में यहां से जा रही होती है, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाती है। इसके सर में बहुत ही जोर का चोट लगता है। इसके बाद जब जाकोब को इस एक्सीडेंट के बारे में मालूम पड़ती है तो वह अलीशा से मिलने के लिए अस्पताल जाता है। अलीशा जब थोड़ी ठीक होती है तो उसका प्रोटेक्शन करते रहते हैं। अब प्रेजेंट टाइम पर जाकोब अलीशा की सारी बातों को याद कर रहा होता है। यही सोच रहा होता है कि अलीशा पहली बार मेरा भी तो चेहरा ड्रा करवा सकती थी, लेकिन उसने हरण का ही चेहरा क्यों ड्रॉ करवाया? इसका मतलब क्या मुझे जिस किलर की तलाश है वह हरण ही है? जाकोब सुपीरिया नाम की एक औरत के पास कॉल करके हरण के बारे में सारी डिटेल्स निकालने के लिए कहता है। जाकोब हरण के पास जाकर कहता है कि मुझे सच मालूम है, तुमने ही अमर को मारा है, बताओ आखिर तुमने अमर को क्यों मारा? हरण कोई जवाब नहीं देता तो जाकोब दिनेश के पास कॉल करके यह सारी बातें बताने लगते हैं कि अमर को मारने वाला कोई और नहीं, हरण ही है। दिनेश जाकोब और हरण के पास आकर कहता है कि अलीशा ने जो स्केच बनवाया था वह किसका था? अलीशा ने भी कबूल किया कि मैंने उसी आदमी को उस रात वहां देखा था। तो हरण कैसे कातिल हो सकता है? जाकोब कहता है कि सर, हरण को अलीशा की बीमारी के बारे में मालूम पड़ गया था, उसी का फायदा उठाकर किसी दूसरे आदमी का चेहरा ड्रॉ किया जो इस दुनिया में है ही नहीं। लेकिन उसी वक्त आमिर अली नाम का एक शख्स पुलिस वालों के पास आकर सरेंडर हो जाता है। कहता है कि मैं ही अमर को मारा और हरण ने इसी आदमी का चेहरा ड्रॉ किया था। दिनेश आमिर अली को गिरफ्तार कर लेता है, लेकिन जाकोब को फिर भी यकीन होता है कि अमर को हरण ने ही मारा है। हरण के पास आकर कहता है कि हरण, तुम्हारे पास अभी भी मौका है, खुद सरेंडर हो जाओ, नहीं तो एक न एक दिन तुम जरूर पकड़े जाओगे। अमर के पास जो सबूत थे वह तुम्हारे पास भी जरूर होंगे। उस हार्ड डिस्क को मैं कोर्ट में पेश करके तुम्हें कम से कम सजा दिलवाऊंगा। हरण कहता है कि चलो थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ कि मैंने ही अमर को मारा और उसके पास जो हार्ड डिस्क थे वह मेरे पास है, लेकिन मैं अमर के साथ उस जगह को क्यों जलाता? उसमें तो सारी चीजें जल गई थीं। अब इस बात को कंफर्म करने के लिए जाकोब दिनेश के पास कॉल करता है कि उस जगह से क्या सबूत मिला, स्पेशली अमर के हार्ड डिस्क के बारे में। दिनेश कहता है हाँ, अमर ने अपने बेड के नीचे एक हार्ड डिस्क को छुपा कर रखा था, वह सारी चीजें एविडेंस रूम में हैं। जाकोब कहता है कि मुझे वह हार्ड डिस्क चाहिए सर। दिनेश इसके लिए साफ मना कर देता है क्योंकि जाकोब दूसरे स्टेट का पुलिस ऑफिसर है। इसके बाद जाकोब की वह लड़की सुप्रिया जाकोब के पास कॉल करके हरण के सारी डिटेल्स के बारे में बताती है, उसकी फैमिली के बारे में और भी सारी बातें। इधर हम लोग दिनेश को देखते हैं जो कर्नाटक के पुलिस ऑफिसर से बात करते हुए बातों ही बातों में जाकोब के बारे में भी बात करने लगता है, क्योंकि वह भी कर्नाटक से ही आया था। वह पुलिस वाला दिनेश को एक शॉक्ड कर देने वाली बात बताता है कि उस जाकोब को कब का पुलिस डिपार्टमेंट से निकाल दिया गया है, वह बहुत बड़ा क्रिमिनल है, हम लोग तो उसी की तलाश में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ हरण अलीशा के पास आता है, इसे बताता है कि मेरी बहन नीरजा को बुरी तरह से उसके साथ दुष्कर्म करके उसे मार दिया, इसीलिए मैंने उस शख्स के बारे में मालूम करके उसके साथ उसके प्लेस को भी जला दिया। मतलब कि अमर को इस हादसे के बाद से हरण की बहन डिप्रेशन में रहने लगी और उसी हादसे से बाहर निकलने के लिए हम लोग इस फ्लैट में शिफ्ट हुए। कुछ दिनों के बाद आंसर नाम का एक लड़का मुझसे मिलने के लिए आया। जिस तरह मेरी बहन के साथ दुष्कर्म हुआ उसी तरह आंसर का भी बहन सकीना के साथ दुष्कर्म हुआ। अमर आंसर के पास उसकी बहन की वीडियो भेजकर ब्लैकमेल कर पैसे मांगने लगा था। अमर को मारने में आंसर ने भी मेरा साथ दिया। शायद अमर को मारते वक्त तुमने मुझे देख लिया। अमर को मारने के बाद आंसर का फादर आमिर अली मुझसे मुलाकात किया। उन्होंने मुझे कहा कि आपने मेरी बहुत मदद की, हम पर बहुत बड़ा एहसान किया, इतना बड़ा रिस्क लेकर आपने यह काम किया, अगर पुलिस आप तक पहुंचेगी तो मैं आपको बचाने के लिए तैयार हूँ। तो इस तरह से जाकोब तुम्हारे जरिए मेरे पास पहुंचा। मुझे बचाने के लिए आमिर अली सरेंडर हो गया।
इसी दौरान पुलिस ऑफिसर दिनेश हरण के पास कॉल करके जाकोब के बारे में बताने लगता है। हरण कहता है जाकोब जरूर यहाँ पर उस हार्ड डिस्क को हासिल करने के लिए ही यहाँ आया है। वह हार्ड डिस्क को हासिल करने की फिर से कोशिश करेगा। आप उस हार्ड डिस्क को लेकर मेरे पास आइए, देखते हैं कि आखिरकार उस हार्ड डिस्क में है क्या। तो उसी तरह दिनेश एविडेंस रूम में जाकर उस हार्ड डिस्क को हासिल करता है। इधर हरण और अलीशा दिनेश से मिलने के लिए जा रहे होते हैं। तभी एक गाड़ी आकर उन्हें ठोक देती है और इन्हें कोई और नहीं जाकोब ने खुद ठोका होता है। यहाँ पर इन दोनों के बीच जबरदस्त तरीके से चेंजिंग होती है। इसी चेंजिंग के दौरान हरण अपनी गाड़ी से अलीशा को बाहर धक्का दे देता है अलीशा की जान को बचाने के लिए। अब हरण जाकोब दोनों के बीच धांसू चेंजिंग होने के बाद दोनों का बहुत ही जबरदस्त एक्सीडेंट होता है। 4 दिन के बाद अलीशा तिलकन से मुलाकात करके एक हैरान कर देने वाली बात बताती है। मतलब कि उस दिन जो वाकया हुआ वह सारी बातें तिलकन को बताती हैं। 4 दिन पहले हरण जाकोब के बीच चेंजिंग वाली फाइट हुई थी ना। यह होने के बाद सेफली हरण अलीशा के पास आता है। ये दोनों हार्ड डिस्क लेने के लिए दिनेश के पास जाते हैं, लेकिन उसी वक्त हरण गन लेकर दिनेश को ठोक देता है। हार्ड डिस्क हासिल करने के बाद अलीशा के ऊपर भी गन पॉइंट करता है, लेकिन इसे मारता नहीं, यहाँ से जाने के लिए कहता है। प्रेजेंट टाइम पर यही बात अलीशा डॉक्टर तिलकन को बताकर कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किसके ऊपर भरोसा करूं। असली कल्पित तो हरण है। 4 दिन से मैं घर से बाहर नहीं निकली, आज मैं आपसे मिलने के लिए आई हूँ। तिलकन अलीशा को शॉक्ड कर देने वाली बात बताता है कि तुम जैसा समझ रही हो वैसा है नहीं। हरण ने दिनेश को नहीं मारा, तुम्हारे में जो दिमागी बीमारी है उसी का फायदा उठाया जाकोब ने। शायद हरण और जाकोब की चेंजिंग के दौरान हरण जख्मी हुआ था, जाकोब नहीं, जिस वजह से जाकोब हरण के कपड़े पहनकर अलीशा के पास आया और अलीशा कपड़े देखकर हरण ही जाकोब को समझ बैठी। जाकोब ने दिनेश को मारकर हार्ड डिस्क हासिल कर ली। अब वो हैकर नकुल, जिसने अलीशा को अमर के बारे में बताया था, वह अलीशा के पास आकर इसे कहता है, हाँ जाकोब ने ही दिनेश को मारा, मैं भी देखा। तभी यहाँ पर हरण अलीशा के पास आता है और जाकोब के बारे में कुछ और सच्चाइयां बताने लगता है कि जाकोब बहुत बड़ा क्रिमिनल है। जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं उसमें जो विक्टिम होते हैं या तो फिर विटनेस होते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए कुछ ऑफिसरों को तैनात किया जाता है। जाकोब भी उन्हीं में से एक ऑफिसर था। विक्टिम या तो विटनेसेस को बचाना, ऐसे लोगों को एक नई जगह देकर उन्हें छुपाना है। लेकिन ये जाकोब उन विटनेसेस के बारे में क्रिमिनल को बताकर उनको खुद मरवाया करता था। विटनेसेस के साथ साथ सुप्रिया नाम की एक लड़की भी काम करती है। यह दोनों बड़े बड़े क्रिमिनल्स को बचाने के लिए सौदा करते रहते हैं, विटनेसेस के बारे में बताकर उनको मरवाना। इसी दौरान चिन्नप्पा नाम का शख्स लेकर बिजनेस में बहुत बड़ा स्कैम किया। जर्नलिस्ट देवराज नाम का एक आदमी ने उसके खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठा किया था कोर्ट में बयान देने के लिए। अब यह बात जैसे ही देवराज को मालूम पड़ी तो वह चिन्नप्पा को मार दिया। चिन्नप्पा को मारते वक्त देवराज की बीवी चित्रामणि ने उसे देख लिया। चित्रामणि जब कोर्ट में जाकर बयान दी तो चिन्नप्पा को अरेस्ट कर लिया गया। वो केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है। चित्रामणि नई आइडेंटिटी के साथ दूसरे जगह पर रह रही थी। तभी जाकोब चित्रामणि की सारी डिटेल्स चिन्नप्पा को बता दिया तो कोर्ट में ही चिन्नप्पा के आदमी चित्रामणि के ऊपर हमला कर दिया। लेकिन उस दिन चित्रामणि को कुछ नहीं हुआ और बाद में डिपार्टमेंट ने जाकोब को दूसरी जॉब दे दी। उसके बाद से यहाँ पर शौकीन बात चलने लगी। पहले तो जाकोब ने चिन्नप्पा की मदद की थी, लेकिन एक दिन चिन्नप्पा जाकोब के पास कॉल करके इसे ही ब्लैकमेल करने लगा कि अगर चित्रामणि कोर्ट में जाकर मेरे खिलाफ बयान दे दिया तो मैं भी कोर्ट में तुम्हारे बारे में बता दूंगा। अब जाकोब को तो मालूम नहीं था कि चित्रामणि कहाँ है, तो खुद को बचाने के लिए जाकोब ने इस केस में जो ऑफिसर लोग शामिल होते हैं उन सारी लड़कियों की गंदी फोटो बनवाने लगा अमर के जरिए, ताकि उन लड़कियों को ब्लैकमेल करके चित्रामणि का पता मालूम कर सके। लेकिन यहाँ अमर पैसों की लालच में हद से ज्यादा गिर गया। वो दूसरी मासूम लड़कियों को भी ट्रैप करने लगा। अब हरण ने अमर को मारा तो उसके पास वह हार्ड डिस्क मौजूद थी जिसमें काफी सारे डिटेल्स थे। तो उसी हार्ड डिस्क को अब जाकोब हासिल करना चाहता है और उसने दिनेश को मारकर वह हार्ड डिस्क हासिल भी कर लिया। चित्रामणि की जो ऑफिसर्स सुरक्षा कर रहे होते हैं उनकी ही बेटी की वीडियो बनाकर उन ऑफिसरों को दिखाकर अब वो चित्रामणि को मारना चाहता है। हरण यही सारी बातें अलीशा और डॉक्टर तिलकन को बता रहा होता है। अब पुलिस वाले जाकोब के ऊपर शक न करें, इसलिए वह हरण की बहन के पास जाकर उसे डरा धमका कर उसके पास ही रहने लगता है। इसी दौरान सुपीरियर जाकोब के पास कॉल करके एक शॉकिंग बात बताती है कि जाकोब हरण कोई नॉर्मल आदमी नहीं है, वो एक वर्ल्ड ट्रेड स्काई मार्शल। बात यह है कि जब कभी भी पुलिस वालों को यह इंफॉर्मेशन मिलती है कि कोई फ्लाइट हाईजैक होने वाली है तो स्काई मार्शल के कुछ ऑफिसर मामूली सिटीजन्स बनकर उसी फ्लाइट में ट्रैवल करने लगता है। उन हाईजैकर्स से पैसेंजर्स को बचाने का काम ही ये स्काई मार्शल्स करते हैं। खैर इसके बाद हरण एयरपोर्ट पर जाता है फ्लाइट से कहीं पर जाने के लिए, क्योंकि हरण को मालूम पड़ चुका होता है कि चित्रामणि इसी फ्लाइट से कहीं पर जाने वाली हैं।
और जाकोब का भी यही प्लान होता है कि इसी फ्लाइट में चित्रामणि को मार देगा। फ्लाइट में आने के बाद हरण को एक और शॉकिंग बात मालूम पड़ती है कि जाकोब चित्रामणि को फ्लाइट में नहीं मारने वाला है। फ्लाइट के सिग्नल्स भेजने वाले कुछ ऑफिसरों को ब्लैकमेल करके दो फ्लाइट के बीच क्लैश करवाना चाहता है, मतलब कि दो फ्लाइट की टक्कर करना चाहता है। अगर वो ऐसा करेगा तो चित्रामणि के साथ साथ काफी सारे लोग भी मारे जाएंगे। अब हरण को तो मालूम नहीं होता कि जाकोब किन किन ऑफिसरों को ब्लैकमेल किया है। शॉकिंगली उसी फ्लाइट में चिनप्पा भी मौजूद होता है। हरण चिनप्पा को डरा धमकाकर जाकोब का प्लान पूछने लगता है। चिनप्पा हरण को बताता है कि जाकोब का पूरा प्लान मुझे भी मालूम नहीं, लेकिन हाल ही में सकीना और विविधता की फैमिली को ब्लैकमेल कर रहा है। तो हरण जल्दी से उन लड़कियों के बारे में डिटेल्स पता करवाता है। मालूम पड़ता है कि इन लड़कियों का फादर फ्लाइट का सिग्नल भेजने का काम करते हैं। तो दूसरी तरफ जाकोब के प्लान के मुताबिक निवेदिता का फादर गलत सिग्नल भेजने लगता है फ्लाइट की लैंडिंग के लिए, लेकिन हरण ऑलरेडी यहाँ जैमर लगा चुका होता है। इस वजह से गलत सिग्नल पायलट को नहीं पहुंच पाता। इधर पुलिस वाले इस शख्स के पास आकर इसे अरेस्ट करने लगते हैं। इस तरह से हरण चित्रामणि के साथ साथ बाकी सारे पैसेंजर को भी बचा लेता है। कुछ दिनों के बाद हम लोगों को सुप्रिया और जाकोब को दिखाया जाता है। दोनों नई आइडेंटिटी के साथ एक प्राइवेट जेट में दूसरे कंट्री जा रहे होते हैं। शॉकिंगली इस प्राइवेट जेट में हरण भी मौजूद होता है। 1 महीने से जाकोब की तलाशी में होता है। फाइनली आज इसे मिल ही गया। यहाँ पर इन दोनों के बीच फ्लाइट में तगड़ी फाइट होती है। इस फाइट के दौरान हरण जाकोब को गोली मारकर इसे खत्म कर देता है। दूसरी तरफ हम लोग अलीशा को देख पाते हैं जो अपने दिमाग का ट्रीटमेंट करवा रही होती है। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर समाप्त होती है। हाँ तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।